बैठे बैठे। चलिए, आपको होमवर्क वगैरह दिया था। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलम्स लॉ निकलवा लिया था क्या? कूलम्स लॉ डिराइव हो गया था ना गॉस लॉ से। उसके बाद एक लाइन चार्ज वाला काम कर रहे थे, है ना, इनफाइनाइट लाइन चार्ज वाला। उसको जल्दी से देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस जो अपने होमवर्क वगैरह करे हुए हैं उसको देखते हैं ना। पहले लाइन चार्ज कंप्लीट कर ले, फिर मॉड्यूल डिस्कशन करते हैं। आइए देखें, किसी ने अटेम्प्ट किया लाइन चार्ज वाला? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट वायर। तो इसके अंदर हम लोगों के पास एक इनफाइनाइट वायर थी ना। इसके ऊपर चार्ज जो भी था वो यूनिफॉर्म था, है ना। तो आपको लैम्डा गिवन कर दिया था क्या इसके लिए हम लोगों ने? लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। अगर लैम्डा यूनिफॉर्म दे रखा हो तो क्या करेंगे, उसको जितनी भी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे उस लेंथ का चार्ज मिलेगा। अगर लैम्डा नॉन यूनिफॉर्म है तब भी इसको छोटी लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो छोटी लेंथ का चार्ज तो फिर भी देता है ना। छोटी सी लेंथ डीएल डीएक्स से मल्टीप्लाई करेंगे उसका चार्ज तो फिर भी देता है। हम लोग बात करें, हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी इसी पॉइंट पे जो कि आर दूरी पे है। तो आर दूरी पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे हमें क्या करनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी, है ना। तो हमने पहले तो बोला था यार कि सारे पॉइंट के इसके रॉड के लिए एकदम मिड पॉइंट जैसा एक्ट करेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। तो किसी भी पॉइंट की बात करूं, उसके ऊपर जितनी लेंथ है उतनी ही नीचे भी लेंथ है, तो सारे पॉइंट मिड पॉइंट की तरह एक्ट करेंगे, है ना। और मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल टाइप की, है ना। वो समझ पा रहे हैं? हम लोग बात करें इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, समझे क्या? तो हमने बोला इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेगी यार अपने को? इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी अपन लोगों ने इसकी। ऐसे इधर भी बना देंगे। इतना किया था, याद है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने बना ली थी, है ना। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है क्या? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं है। देखने में लग रहा है पैरेलल है तो यूनिफॉर्म जैसी लग रही है, बट ये यूनिफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। 3D में देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी आ रही है, यहाँ पे ऐसी आएगी, और इस तरह 3D में ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे फैल सी रही है। क्लियर है क्या? तो देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है पास में, दूर जाएंगे तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होती जाएगी, डेंसिटी कम होती जाएगी, है ना। तो मैग्नीट्यूड घट रहा होगा। क्लियर है क्या? तो देखने से लग रहा है कि ये कैसी है? यूनिफॉर्म। बट अगर हम इसका टॉप व्यू देखें, टॉप व्यू समझते हैं, यहां से अगर हम लोग इसको देखें, टॉप व्यू देखें, तो टॉप व्यू देखने पे अपने को क्या दिखेगा? एक पॉइंट दिखेगा ना, और इससे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है। मतलब इस तरीके से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, सब 3D में ऐसी बहा। ठीक है क्या? तो देखने में ऐसा लग रहा है कि बेसिकली ये 2D में ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म है, बट यूनिफॉर्म नहीं है। 3D में देखेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म नजर आएगा। समझ में आया यहाँ तक? अब हमें क्या करना है? गॉसियन सरफेस ढूंढना है। तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा इसके लिए? सिलेंड्रिकल। बेसिकली एक ऐसी सरफेस ढूंढते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो एक ऐसी सरफेस ढूंढते हैं जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूरे पे क्या हो? कांस्टेंट हो, ताकि मैग्नीट्यूड इंटीग्रेशन से बाहर निकल के आ पाए। याद आया कुछ? इंटीग्रेशन से मैग्नीट्यूड बाहर निकल के आ पाएगा तभी तो उसकी वैल्यू निकल के आएगी। सही है क्या? हम लोग चाहते हैं सरफेस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से 0 डिग्री 180 डिग्री या 90 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है क्या? तो जो भी सरफेस होगी हम लोगों की गॉसियन सरफेस वो कैसी बनेगी? सिलेंड्रिकल बन जाएगी। ठीक है ना? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। अच्छा, गॉसियन सरफेस को क्या पी पॉइंट से पास होना पड़ेगा?
क्योंकि हम गॉसियन सरफेस से फ्लक्स बताएंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी वो गॉसियन सरफेस के ऊपर गिरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सही है क्या? तो हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पी पॉइंट हमारे गॉसियन सरफेस पे लाई करना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के आएगी। हमने गॉसियन सरफेस बना ली, सो क्या बोल देंगे? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? इसकी लेंथ मान लेते हैं कुछ ना कुछ एल। अब क्या करेंगे यार, हम लोग गॉस लॉ लगा लेंगे। गॉस लॉ क्या होता है यार? हाँ बिल्कुल, देखें यार, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस कैसा लिख सकते हैं ना अपन लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड डीए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्लोज इंटीग्रल, इसको क्या बोलेंगे? फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या लगा दिया अपन लोगों ने? गॉस लॉ। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, ये जो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस होगी, इसके अंदर क्या क्या आएगा यार? फ्लक्स थ्रू होल सिलेंडर आएगा ना, पूरा सिलेंडर से जो भी फ्लक्स जा रहा है। अच्छा, सिलेंडर से फ्लक्स को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं क्या अपन लोग? फ्लक्स थ्रू ऊपर वाला सरफेस, फ्लक्स थ्रू नीचे वाला सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, ऐसा कर सकते हैं क्या? याद करो, अपन ने क्यूब को भी ऐसे 6 पार्ट में डिवाइड किया था, 6 की 6 फेस से फ्लक्स निकाल लिया था, ठीक है ना? इसमें भी ऐसा कर सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं फ्लक्स थ्रू, इसको बोल देंगे फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, है ना? इसको फ्लक्स थ्रू सिलेंडर को अपन लोग ऐसे बांट कर सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, अपर प्लेन सरफेस, प्लस फ्लक्स थ्रू लोअर प्लेन सरफेस, प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है क्या? क्लियर है यहाँ तक? हमने बोला यार, इस ढक्कन से फ्लक्स निकाल लेंगे, इस ढक्कन से फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर ये बचे हुए कर्व सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे, पूरे सिलेंडर का फ्लक्स आ जाएगा। और सिलेंडर एक क्लोज सरफेस है, उससे फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब क्या करेंगे यार, प्लेन सरफेस से फ्लक्स निकालने पहले। प्लेन सरफेस से फ्लक्स कैसा आएगा यार? हाँ, हम लोग बात करें यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ऐसी हॉरिजॉन्टल टाइप है? इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसा ऊपर की तरफ होगा क्या? एरिया वेक्टर ऐसा ऊपर की तरफ होगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? बेसिकली ई डॉट ए होता है ना फ्लक्स। इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। ऐसे नीचे वाले में देखो यार, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री। एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड नॉर्मल ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल 90 डिग्री होने के कारण ये दोनों फ्लक्स क्या हो गए? जीरो हो गए, है ना? थीटा बराबर 90 डिग्री है इसलिए। समझ पाए क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? अब क्या निकालना है? बस फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस ना। तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस को देखना, मैं ऐसा लिख दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन। कितना है? क्यू इन भी निकाल लो यार। क्यू इन यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बता कितना है? हम लोग बात करें एल लेंथ की रॉड है इसके अंदर, एल लेंथ का चार्ज निकाल सकते हैं, लैम्डा उसमें मदद करेगा, लैम्डा इंटू एल कर देंगे, एल लेंथ का चार्ज हो जाएगा। समझे क्या बात को? तो लैम्डा इंटू एल कर देंगे, क्या आ जाएगा अपने पास? क्यू इन आ जाएगा। समझ में आया सभी को? एल लेंथ की वायर बेसिकली इसके अंदर थी गॉसियन सरफेस के, एल लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट बेसिकली क्यू इन हो गया। अच्छा, अब हमें कर्व सरफेस से फ्लक्स निकालना है ना। ये इंटीग्रेशन की लिमिट ऐसा रखते थे जिससे पूरा क्लोज सरफेस बन जाए, तो उसको हम ऐसा लिखते थे। सही है क्या? अब हम चाह रहे हैं बेसिकली कर्व सरफेस से फ्लक्स, तो ऐसा बोल दूंगा, लिमिट ऐसे रखो कि कर्व सरफेस बन जाएगा। तो ऐसा इस तरीके से लिख दूं क्या? इंटीग्रेशन की लिमिट्स बेसिकली ऐसा रखते हैं जैसे अपनी सरफेस बन जाए, अपना ऑब्जेक्ट बन जाए, अपनी शेप बन जाए। समझे क्या? यहाँ पे देखिए यार, हम लोग इंटीग्रेशन की लिमिट ऐसा रखते हैं जिससे कि हमारा ये कर्व सरफेस बन जाए, तो कर्व सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे बताइए, पूरे कर्व सरफेस का जो भी एरिया वेक्टर होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ का एक एरिया वेक्टर होगा, क्या वो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है क्या? दोनों के बीच का एंगल कितना? कैसे पूरे सरफेस में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल है वो 0 डिग्री है क्या? इमेजिन कर पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे ऐसी सरफेस होगी सिलेंडर, तो हम बात करें यहाँ पे कोई एक एरिया ले लेंगे, उसका एरिया वेक्टर ऐसा आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे रेडियली आउटवर्ड हो जाएगी क्या? समझ पा रहे हैं? तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को क्या बोल देंगे यार? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डीए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन। कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 1। सभी को समझ में आया यहाँ तक?
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या पूरे पे कांस्टेंट था, सरफेस पे पूरा वेक्टर कांस्टेंट नहीं था, डायरेक्शन बदल रही थी, इधर इस तरफ था इधर इस तरफ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रही है। सही है क्या? वेक्टर दोनों से देखना पड़ता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूरे पे कांस्टेंट होगा, ये हम सिमेट्री से बोल सकते हैं, क्योंकि सरफेस के हर पॉइंट की दूरी इससे आर है क्या, एकदम हर पॉइंट की दूरी इससे आर है, तो आर दूरी पे हम बोल सकते हैं सिमेट्री से कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाहर नहीं निकाल सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड बाहर निकाल सकता हो। तो आइए मैग्नीट्यूड को बाहर निकालने, कितना आएगा अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बाहर आ गया, अंदर बचेगा डीए वेक्टर का इंटीग्रेशन, और लिमिट ऐसी होगी जिससे क्या बन जाए, कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। सभी को समझ में आया? डीए वेक्टर का इंटीग्रेशन जिससे कर्व्ड सरफेस मिल जाए, क्या होगा आंसर? 2 पाई आर एल होगा क्या? हम लोग बात करें बेसिकली डीए डीए जोड़ते जाओ जिससे कि कर्व सरफेस मिल जाए, तो डीए डीए जोड़ते जाएंगे जिससे पूरा कर्व सरफेस मिल जाए, तो कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा क्या? डीए का इंटीग्रेशन कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा ना अपने आप ही, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। हाँ 2 पाई आर ये पेरीफेरी होती है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा 2 पाई आर एल। समझे क्या? 2 पाई आर एल बेसिकली कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा अपने पास E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो गया, ई की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सही है क्या? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है के, तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा 2 के, तो 2 के लैम्डा बाय आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द इनफाइनाइट वायर। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? सो याद रखना है अपने को, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, कॉपी करें जल्दी इसको। कोई भी डाउट है तो पूछें, गॉस लॉ पे सेकंड डेरिवेशन है अपना, और गॉस लॉ का डेरिवेशन करना आना चाहिए, है ना, कूलम्स वाला फिर भी ना आए चल जाता है, गॉस वाला डेफिनेटली आना चाहिए। हो गया सबका? अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या याद करने वाला है यार, याद करने वाली चीजें अलग से लिख लेते हैं अपन लोग। तो क्या याद रखेंगे यार हम लोग इसमें, कि एक इनफाइनाइट वायर है, मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी इसकी वजह से यार, रेडियली आउटवर्ड टाइप की होगी ना, इस तरीके से हर तरफ निकल रही होगी। क्लियर है क्या? तो रेडियली आउटवर्ड टाइप की इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मालूम होनी चाहिए, कभी बनाने को बोल सकते हैं ना। इस तरह की रेडियली आउटवर्ड्स होगी और 3D में होगी, मतलब यहाँ पे ऐसी भी आ रही है,
ऐसी अंदर भी जा रही होगी, ठीक है ना। 3D में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। हम बात करें किसी भी आर दूरी पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इससे कुछ ना कुछ आर दूरी पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना हो जाता है, 2k लैम्डा बाय आर। आर दूरी पे ऊपर पूछ ले, नीचे पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, हर जगह 2k लैम्डा बाय आर। सारे पॉइंट इसके लिए मिड पॉइंट की तरह ही एक्ट करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। मान लीजिए अगर इनकेस यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, ऐसी अवे हो जाएगी ना। मान लीजिए इनकेस यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज रॉड देता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो इस तरीके से टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है। समझ पा रहे हैं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ भी बनाते हैं क्या हम लोग, ताकि ऐसा ग्राफ बना ले इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का। बताए कैसा ग्राफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, मैग्नीट्यूड और आर का ग्राफ बनाना है बस, सिंपल है ना। कैसे बनाएंगे, हम लोग बात करें जिस जो भी ग्राफ बनाना होता है उसमें देख लिया करो किसको वाई एक्सिस पे करना है, क्या ई को वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है, तो ई को मान लो वाई, सही है। आर को एक्स एक्सिस से करना है ना, तो आर को मान लो एक्स, समझे क्या। क्या दिख रहा है, वाई बराबर कांस्टेंट बाय एक्स, किसकी इक्वेशन होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, किसकी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ बना, ठीक है। क्या पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आई थी, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आई थी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फैमिली का कर्व आया था, सही है क्या, वो था के क्यू बाय आर स्क्वायर, सही है क्या, मतलब वो एक्स स्क्वायर था उसके नीचे। वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा होता है, ठीक है क्या, एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसको नहीं बोलते, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो लिख लेते हैं क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये सारी चीजें बोर्ड पे, ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, साथ साथ में फॉर्मूला, ये सब याद होना चाहिए आपको। इसी तरीके से आगे जाके सिलेंडर के भी फॉर्मूला आएंगे, इससे मैचिंग मैचिंग, ठीक है क्या। सेम टाइप के फॉर्मूला आगे जाके आएंगे किसमें, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई बाय 2r टाइप का फॉर्मूला आता है उसमें, ठीक है क्या, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। करे सो कॉपी जल्दी, फिर आगे बातें करेंगे इसमें। हो गया, देखिए सर अब देखते हैं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर कर लिया ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट वायर भी निकाल के देखो। यहाँ पे जो सिमेट्री थी, क्या अपन ने ऐसा बोल दिया था कि गॉस लॉ सिर्फ सिमेट्रिक सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दे पाता है क्या, क्या इसका मतलब ये है कि गॉस लॉ को सिमेट्री वाले सिस्टम में ही लगा सकते हैं, क्या गॉस लॉ को सिमेट्री वाले सिस्टम में ही लगा सकते हैं, नहीं, वो गॉस लॉ है, यूनिवर्सल इन नेचर होता है, हर जगह लगता है, सही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। हम लोग बात करें सिमेट्री वाले सिस्टम में गॉस लॉ को लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ये बात और है, बट गॉस लॉ लगता हर जगह ही है, क्लियर है। अब मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है फाइनाइट वायर के उससे, क्या फाइनाइट वायर में मतलब सिमेट्री होगी, नहीं होगी, है ना। इनफाइनाइट वायर में सिमेट्री थी, हर पॉइंट मिड पॉइंट की तरह एक्ट कर पा रहा था। फाइनाइट वायर में हर पॉइंट को मिड पॉइंट नहीं बोल पाएंगे, सिमेट्री नहीं बोल पाएंगे, फील्ड लाइन से नहीं बना पाओगे, इसकी तो गॉसियन सरफेस ढूंढना बहुत दूर की बात, क्लियर है क्या। तो फाइनाइट वायर में क्या करना पड़ेगा अपने को, कूलम्स लॉ ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो मान लीजिए एक फाइनाइट वायर है अपने पास, पॉजिटिवली चार्ज फाइनाइट वायर है, चार्ज डेंसिटी अपने को दे रखी है इसकी लैम्डा, हमसे पूछ लिया गया है इससे कुछ ना कुछ आर दूरी पे एक पॉइंट है, आर दूरी पे एक पॉइंट है, पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अपने को पॉइंट पी पे, है ना। क्या पॉइंट पी एकदम मिड पॉइंट पे है, नहीं, एकदम जनरल पॉइंट ले लिया अपन ने, है ना, किसी भी दूरी पे ऊपर नीचे कैसा भी हो सकता है, ठीक है क्या। अच्छा, ऊपर नीचे पॉइंट कैसे पता चलेगा, बेसिकली इसको एंगल से हम लोग देखते हैं ना। हम लोग बोलेंगे बेसिकली इस पॉइंट पी से, इस पॉइंट पी से रॉड का टॉप मोस्ट पॉइंट देखना है, तो हम लोग को थीटा 1 एंगल पे अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी, और बॉटम मोस्ट पॉइंट को देखना है तो क्या करेंगे, थीटा 2 एंगल पे मुंडी को ऐसे नीचे घुमाएंगे। क्या समझ पाए क्या, थीटा 1 थीटा 2 क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ रॉड एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ रॉड, ठीक है क्या।
पी से बैठ के टॉप मोस्ट पॉइंट को देखेंगे तो थीटा वन एंगल पे अपना एंगल करना पड़ेगा, साइड का एंगल करना पड़ेगा, और नीचे वाले पॉइंट को देखना होगा तो थीटा टू एंगल पे ऐसे देखना पड़ेगा। सही है क्या? क्लियर है? थीटा वन थीटा टू बदलेंगे तो ये पॉइंट ऊपर नीचे नाच लेगा उससे। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? हम लोग बात करें आर बदलेंगे तो उससे बेसिकली आगे पीछे नाच लेगा। क्लियर है क्या? तो ऐसे करके अपन किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सक्षम हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लैरिटी है? तो इसको करते हैं, कोशिश करेंगे करने की। क्या कूलम्ब लॉ से करना पड़ेगा। कूलम्ब लॉ में क्या करते हैं हम लोग, पहले एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं क्या, तो उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट चार्ज मानना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फिर इंटीग्रेट वगैरह करना। ठीक है क्या? अरे यार एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर गया, लास्ट क्वेश्चन। एक सेकंड देखे जरा। इनफाइनाइट चार्ज वायर थी ना अपने पास, हमने इसका डेरिवेशन करने के लिए गॉसियन सरफेस बनाई थी ना। वो गॉसियन सरफेस पी पॉइंट पे पास हो रही थी। अच्छा गॉसियन सरफेस जो भी हमने बनाई थी, इसकी लेंथ क्या रखी थी, इनफाइनाइट या फिर एल? एल लेंथ ही रखी थी ना। देखिए एक बार गॉसियन सरफेस, पुराने क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ थोड़ी सी। ये क्या बना लिया अपन लोगों ने, गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। और गॉसियन सरफेस की लेंथ अपन ने क्या रखी थी, एल रखी थी, ठीक है क्या। हमने पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, सही है क्या। मेरे को बताइए पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन ने गॉस लॉ लगाया था, और उसमें कुछ ऐसा बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बाहर निकल आया था इंटीग्रेशन से, ठीक है। और ये कर्व सरफेस के अंदर क्या बचा था अपने पास, डीए, और ये कितना आ गया था, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या हो गया था, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन। ऐसे कुछ हुआ था ना यार, ठीक है क्या। मुझे बताइए यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किस कैसे निकालनी थी, पूरी रॉड की वजह से क्या, सही है ना। क्या पूरी रॉड की वजह से निकालनी थी, बट हमने क्या सिर्फ एल लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी है। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो मतलब गलत कर दिया क्या? करा तो सही है, रट लिया यार उसको तो, पूरा फॉर्मूला बना के अपन ने तो सही करा है, तभी तो रटा है। बताए क्या है मतलब, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है ना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से है। अंदर चार्ज मतलब इस एल लेंथ की वजह से जो चार्ज है बस उसी की वजह से, बाकी सबको तो अपन ने छोड़ ही दिया। क्या हो गया? नहीं वो थीटा वीटा की बात तो अभी हो रही है, उससे पहले हम लोग देखें जो हमने 2k लैम्डा बाय आर इलेक्ट्रिक फील्ड रख ली, उसको बोल दिया इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा बोल दिया था ना। उसको रट लिया था इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द इनफाइनाइट वायर हुई अगर पॉजिटिव चार्ज है, टुवर्ड्स इनफाइनाइट वायर हुई अगर नेगेटिव चार्ज है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, 2k लैम्डा बाय आर। तो ये 2k लैम्डा बाय आर यहीं से आया था ना। तो यहाँ पे देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, और यहाँ पे चार्ज क्या लिखा, सिर्फ अंदर वाला चार्ज रखा। या तो अपने को गॉसियन सरफेस पूरी बड़ी सी लेनी थी जिससे पूरा चार्ज अंदर आया था, पूरा चार्ज अंदर आता तो हम बोल देते हैं पूरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है क्या? बट हमने तो बस इतना सा रखा और बोल दिया कि पूरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या गलत कर दिया? नहीं मैंने, मेरे को सिलेंडर बड़ा लेना चाहिए था ना इन्फिनिट लेंथ का, तो पूरा चार्ज अंदर आता फिर पूरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आती। इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, बिल्कुल सही है फिर। बट ये वाले तो छूट गए ना, ये इन्फिनिटी पे थोड़ी ना, इन्फिनिटी पे बहुत दूर है। बट क्या ये भी छूट गए? बिल्कुल सही यार। हम लोग बात करें यहाँ पे गॉस लॉ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी। भले ही चार्ज अंदर वाला हुआ करता था, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के सभी चार्जेस कैसे हुआ करती थी, याद करो अपने डेरिवेशन क्या था, E1 E2 E3 E4 E5 E6 सब आया हुआ था उसके। सही है क्या? अंदर वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो भले ही हमने इतना सा गॉसियन सरफेस दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को जो भी मिलेगी अंदर वाले चार्ज की एवं बाहर वाले चार्ज की, सबकी मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट मिलती है। समझे क्या बात को? क्लैरिटी है? ये जरूरी नहीं है कि गॉस लॉ के अंदर जो गॉसियन सरफेस है अंदर पूरा चार्ज घुसेड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मतलब सिलेंडर इतना बड़ा ले लो, सारा चार्ज उसके अंदर आना चाहिए तभी सारे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। गॉस लॉ की एक खासियत है कि अंदर वाले चार्ज के ऊपर, मतलब बेसिकली गॉस लॉ कहते हैं लगता है कि अंदर वाले चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे चार्जेस की मिलती है, सारे चार्जेस। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्लैरिटी है पक्का?
इसको लिख लेना यार इस पॉइंट को, वहां पे कहीं पे लिखा होगा ना अपन ने ऐसा कुछ ई, और यहाँ पे ऐसा और ऐसा करके कुछ लिख लीजिएगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पे लिखिएगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट। गॉस लॉ के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट होती है, वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। क्लियर है? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट, whether inside or outside the Gaussian surface। समझ पा रहे हैं? मतलब जेन्युइन सा डाउट है जो बाद में जाके आता है, ठीक है क्या, कि आपने तो सर इतना सा Gaussian surface लिया तो इतने से चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है यार, गॉस लॉ में अंदर चार्ज बाहर चार्ज सबके वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आए यार इसके ऊपर आते हैं। अब इसको क्या करेंगे यार, कूलम्स लॉ की मदद से करेंगे ना, क्योंकि इसमें आप कोई सिमेट्री वगैरह नहीं है। गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ हाईली सिमेट्रिकल केसेस में निकाल सकते हैं ना, मतलब हम लोगों का एक थोड़ा पाथ बन जाना चाहिए, एक स्टेप बन जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आ जाए। पहला अटेम्प्ट अपन किससे करेंगे? गॉस लॉ से। गॉस लॉ लग जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि गॉस लॉ में इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता, भले ही फॉर्मूले में इंटीग्रेशन है, उसके लॉ के अंदर ही इंटीग्रेशन लग रहा है कि यार करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, बट घूम फिर के करना नहीं पड़ता। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया, डीए का इंटीग्रेशन डायरेक्ट बोल दिया 2 पाई आर, उससे पहले जब पॉइंट चार्ज के निकाल रहे थे डायरेक्ट बोल दिया 4 पाई आर स्क्वायर। सही है क्या? इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट अपने को इंटीग्रेशन का आंसर रटा हुआ होता है। क्लियर है? हम लोग बात करें कूलम्स लॉ में इंटीग्रेशन नहीं होता है, दिखता नहीं है कूलम्स लॉ में कहीं इंटीग्रेशन, बट कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते टाइम का इंटीग्रेशन करना ही पड़ जाता है। सही है क्या? ऐसे कंटिन्यूस सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कूलम्स लॉ से तो इंटीग्रेशन डेफिनेटली करना पड़ता है ना। इसमें हम लोग क्या करते थे, कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम एक जनरल एलिमेंट लेते थे, ठीक है क्या, हम ऐसा मान लेते कि रॉड खूब सारे पॉइंट चार्ज से मिलकर बनी हुई है, हम किसी एक पॉइंट चार्ज को पकड़ लेते थे और उस पॉइंट चार्ज के से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया करते थे। देखें, तो बेसिकली कोई भी एक पॉइंट चार्ज पकड़ लेते हैं, अच्छा ये पॉइंट चार्ज जनरल होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि टॉप मोस्ट पॉइंट का पकड़ लिया, ऐसा नहीं बॉटम का पकड़ लिया, ऐसा नहीं मिड पॉइंट का पकड़ लिया, ऐसा नहीं पॉइंट के सामने वाला पकड़ लिया, एकदम जनरल होना चाहिए। समझे क्या बात को? ये जनरल पॉइंट लेने के लिए हम लोग ऐसा कुछ मान लेते हैं क्या, कहीं ना कहीं वाई पे जाके एक डीवाई थिकनेस का एलिमेंट ले लेंगे, ऐसा कुछ मान लेते हैं क्या? रॉड ऐसी बनती है क्या हर बार? रॉड को मोटा बनाएंगे, देखिए जरा यार, हम लोगों ने क्या करा, y पे जाके एक dy थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है क्या, कि dy थिकनेस इस पे बोर्ड पे इतनी बड़ी दिखाई, इतनी बड़ी होगी नहीं, बहुत ही छोटी होगी, तो इस dy थिकनेस वाले एलिमेंट को हम लगभग लगभग एक पॉइंट मान सकते हैं क्या, और इस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज होगा उस चार्ज को हम लोग dq मान सकते हैं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? हम लोग बात करें इस gq पॉइंट के वजह से इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, क्या निकाल सकते हैं? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी यार, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और ऐसे अवे करके होगी क्या? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस छोटे से एलिमेंट dq चार्ज पे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी ना, ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि छोटे से चार्ज के से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जाहिर सी बात है बहुत ही छोटी होगी, तो इसको छोटा सा डी बोल देते हैं, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं डी। डी की वैल्यू बता सकते हैं सभी लोग? हाँ, मतलब ये कूलम्स लगा के निकल आएगी ना, कूलम्स और लगाएंगे पॉइंट चार्ज के से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो क्या बोलेंगे, के डी क्यू, बिल्कुल सही है, चार्ज का वैल्यू कितनी है डी क्यू बाय आर स्क्वायर या कुछ और, ये दूरी लेंगे ना, बताइए दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी r है, तो आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, यानी कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये निकालने में किसी कोई दिक्कत आई? क्लियर है? हम लोग कूलम्स लॉ से डेरिवेशन कर रहे हैं, इसका कोई फाइनाइट रॉड आ गई तो कोई सिमेट्री नहीं मिली, हम ये नहीं बोल सकते इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह ऐसी हुई, क्योंकि बेसिकली ऊपर लेंथ कुछ और है, नीचे लेंथ छोटी है, तो क्या ऊपर वाले की लेंथ जीत जाएगी तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीत जाएगी? समझ पा रहे हैं क्या? ये छोटा सा चार्ज होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी आएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी तरफ आएगी क्या? समझ पा रहे हैं? ऐसी हॉरिजॉन्टल टाइप की अब नहीं आ पाएगी।
गॉस लॉ वगैरह नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पे सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कूलम्स लॉ से करना पड़ेगा। कूलम्स लॉ में हम लोग क्या करते हैं, रॉड को इनफाइनाइट पॉइंट से मिला हुआ मान लेते हैं और कोई एक जनरल पॉइंट पकड़ते हैं। जनरल पॉइंट मतलब टॉप का पॉइंट नहीं, इधर वाला बॉटम वाला पॉइंट नहीं, पॉइंट के सामने वाला पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट वाला पॉइंट नहीं, एक जनरल पॉइंट पकड़ते हैं। क्लैरिटी है? तो हमने क्या करा यार, यहाँ से कुछ ना कुछ एकदम रैंडम वाई हाइट पे, पीछे क्या चल रहा है, इधर पूछ लेना यार, ये चीज छोड़ दो यार अब तुम लोग। अभी ऐसी फिजिक्स आएगी कोई नहीं बता पाएगा तुम्हारे साथ वाला बैठ, इसका डेरिवेशन नहीं कर पाएगा कोई, मैं शर्त लगा के बोल सकता हूं। तो इधर ही पूछो जो भी पूछना है। देखिए जरा, हम लोग बात करें y पे जाके हमने dy का एलिमेंट ले लिया, इससे ये एलिमेंट जनरल हो गया। हम y बदलेंगे तो बेसिकली एलिमेंट ऊपर नीचे नाच लेगा, मतलब ये एलिमेंट किसी भी हर एलिमेंट को रॉड के, हर पॉइंट को रॉड के रिप्रेजेंट करने के काबिल है। समझे क्या बात को? कोई दिक्कत तो नहीं आता? हम लोग बात करें, ये दूरी r थी, ये दूरी y थी, तो इससे दूरी मिल गई p पॉइंट से, इस पॉइंट चार्ज की। क्लियर है? और ये दूरी कितनी हो गई, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर कर दिया, के क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंपल कूलम्स हो जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? क्लियर है? अच्छा, डीक्यू वगैरह निकालना पड़ता था क्या? याद करो, डीक्यू हम पहले कैसे निकालते थे, यूनिटरी मेथड से निकालते थे ना, याद आया? यूनिटरी मेथड से निकाला था अपने डीक्यू पहले भी एक बार। याद करो, एक बार लेटी हुई रॉड का डेरिवेशन किया था, रिंग का डेरिवेशन किया था, है ना? हमने कुछ ऐसा बोल दिया था, पूरा का पूरा 2 पाई एंगल जो होगा, ये बेसिकली इसके ऊपर इतना इतना चार्ज होगा, बेसिकली एक रेडियन पे कितना चार्ज होगा, तो डी थीटा एंगल पे कितना चार्ज होगा। सही है क्या? ऐसे ही रॉड के टाइम पे बात करी थी, पूरी एल लेंथ पे चार्ज क्यू है, तो dx लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, तो आ गया था q बाय एल इंटू डी एक्स। यूनिटरी मेथड लगाया करते थे। क्लियर है क्या? बट फिर बाद में अपन लोगों ने एकदम से चार्ज डेंसिटी पढ़ ली थी, हमने बोला था छोटे से एलिमेंट पे चार्ज निकालने का काम है, चार्ज डेंसिटी आगे से करा करिए। ठीक है क्या? क्लियर है? तो चार्ज डेंसिटी अपन लोग ली हुई है, लैम्डा लिया हुआ है, लैम्डा की मदद से इसका चार्ज बता सकते हैं कि कितना हो जाएगा, चाहे लैम्डा कांस्टेंट हो चाहे लैम्डा वेरिएबल हो, हम लोग हमेशा एक छोटी सी लेंथ का चार्ज तो लैम्डा की मदद से निकाल ही सकते हैं। और छोटी सी लेंथ का चार्ज क्या होता है, लैम्डा इंटू वो छोटी सी लेंथ, छोटी सी लेंथ पे रखा हुआ छोटा सा चार्ज निकल के आ जाता है। यानी हमेशा हम डीक्यू को यहाँ पे कितना बोल सकते हैं यार, लैम्डा डीएल, लैम्डा डीवाई, इसकी लेंथ कितनी है, डीवाई है ना, तो लैम्डा इंटू डीवाई। समझे क्या बात को? आइए इन सबको डाल देते हैं यहाँ पे, क्या आएगा अपने पास, डी आ जाएगा अपने पास के लैम्डा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? ये क्या आ गई, छोटे से चार्ज की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने को क्या निकालनी है, पूरी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, तो ऐसे ही खूब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। अपने को ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना है मतलब इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे आंसर आ जाएगा क्या? सही है क्या? क्या इसको इंटीग्रेट कर दे आंसर आ जाएगा? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी। सही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? गलत है? बिल्कुल सही यार, वेरी गुड यार। हम लोग क्या बोलेंगे यार, ऐसा डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना तभी अलाउड है जब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। याद आया? बेसिकली वेक्टर्स को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे यार, वेक्टर सम करेंगे। इंटीग्रेशन क्या करके देता है, एलजेब्रिक सम करके देता है। क्लियर है क्या? वेक्टर सम की जगह एलजेब्रिक सम तभी तक अलाउड है जब सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में लग रहे हो। सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में लग रहे हो तो उनको डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ दो, तो बेसिकली वही उनका वेक्टर सम भी हो जाता है। समझे क्या बात को? क्लैरिटी है? हम लोग बात करें कि यहाँ पे सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है क्या? नहीं यार, इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। क्या हर एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में है? डायरेक्ट जोड़ेंगे या फिर कंपोनेंट लेके? कंपोनेंट लेके। क्या याद है ये सारी बातें? हम लोग बात करें ऐसा लिखना एकदम स्ट्रिक्टली गलत है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, डी का कंपोनेंट ले लो, तो डी का एक कंपोनेंट आ जाएगा जो कि इस तरफ होगा। हाँ मतलब इस एंगल को थीटा ले लूं क्या? अगर ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, थीटा लेते हैं ना, एक थीटा बने थीटा टू, इसको थीटा लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। हम बात करें इस एंगल को अगर मैंने थीटा ले लिया तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो डी का ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, डीई कॉस थीटा। क्या बात समझ में आई? डी का एक कंपोनेंट इस तरफ भी होगा, उसको क्या बोलेंगे, डी साइन थीटा। क्या सभी को समझ में आया? मैं ये बोल सकता हूँ डी का इंटीग्रेशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल सकता, बट ये बोल सकता हूँ कि डी कॉस थीटा को जोड़ूंगा तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन मिल जाएगी?
ऐसे डी साइन थीटा को जोड़ूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन मिल जाएगी क्या? यानी ये जरूर कर सकते हैं हम, कंपोनेंट को जरूर डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। EX बोल सकता हूँ कितना हो जाएगा, DE cos थीटा का इंटीग्रेशन, सही है क्या? EY बोल सकता हूँ कितना हो जाएगा, DE sin थीटा का इंटीग्रेशन। क्या सभी को समझ में आया यहाँ तक? पक्का? पूरा रिपीटेशन चल रहा है, हमने उस टाइम पे कॉन्सेप्ट अच्छे से करे हुए हैं, डिफिकल्ट डेरिवेशन है, अगर साथ चलेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। और समझना ही है, इस डेरिवेशन को भी खुद से करना नहीं है, ठीक है? हालांकि डेरिवेशन बोर्ड लेवल है, बोर्ड में कई बार पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, पूछा आ चुका है एक बार बोर्ड में। हम लोग बात करें AX और कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, DE cos थीटा, AY कितना हो जाएगा, DE sin थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या करें यार, DE आ चुका है क्या, तो DE की वैल्यू डाल देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, आंसर वगैरह निकालते हैं, क्या बोलते हैं? करे काम? तो आइए देखें यार, पहले EX निकाल लेते हैं, फिर EY निकाल लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, EY का इंटीग्रेशन तो जीरो ही आ जाएगा ना, क्या जीरो आ जाएगा क्या? नहीं आएगा यार, दोनों ही आएंगे, दोनों ही करने पड़ेंगे, सही है क्या? रिंग के टाइम पे हमने देखा था EX जीरो आ गया था, सिर्फ EY आया था अपने पास, याद आया कुछ? इसमें हम लोग बात करें दोनों ही आएंगे, दोनों निकालने पड़ेंगे। क्लियर है? दोनों फॉर्मुला बन के आएगा, खतरनाक सा फॉर्मुला रटना पड़ेगा। देखिए जरा क्या करेंगे अपन लोग, पहले तो एक काम करता हूँ, EX निकाल लो पहले। आइए देखिए EX निकाल रहे हैं। EX हो गया DE cos थीटा, DE की वैल्यू कितनी है, K लैम्डा, DY को बाद में लिखें, अच्छा लगता है यार, है ना, cos थीटा DY, सही है, अपॉन R स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। ठीक है क्या? क्लैरिटी है? क्या करना है इस पूरे का, इंटीग्रेशन, सही है क्या? इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट हम होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। क्या क्या कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट है यार, लैम्डा भी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म बोल रखा है तो लैम्डा भी कांस्टेंट है। cos थीटा, cos थीटा कांस्टेंट है क्या? cos थीटा देखें क्या है यार, इस एलिमेंट का जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, है ना, इस एलिमेंट का कुछ और बनेगा क्या, इसका जीरो ही बन जाएगा क्या? हम लोग देखें जरा cos थीटा, देखें यार यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। इस एलिमेंट की बात करनी होगी तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी क्या? इस एलिमेंट की बात करनी होगी तो थीटा की वैल्यू थीटा 1 हो जाएगी क्या? सभी लोग समझ पा रहे हैं? इस एलिमेंट की बात करनी होगी तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखना ये थीटा है, थीटा की वैल्यू -θ2 डाल दूंगा क्या? समझ पा रहे हैं क्या? थीटा इस तरफ नाप रहे थे तो पॉजिटिव ले रहे थे, इस तरफ नाप रहे थे तो नेगेटिव ले रहे थे, समझ पा रहे हैं? थीटा और कुछ नहीं, एक तरीके से इसकी एंगुलर पोजीशन है। इस एलिमेंट की बात हो रही है, थीटा थीटा है, इस एलिमेंट की बात हो रही होगी तो थीटा की वैल्यू 0 कर देंगे, अपने आप इसकी बात होने लग जाएगी ना। फिर थीटा की वैल्यू θ1 कर देंगे, अपने आप इसकी बात होने लग जाएगी। थीटा की वैल्यू -θ2 कर देंगे, अपने आप इस एलिमेंट की बात होने लग जाएगी। समझ पा रहे हैं क्या? तो थीटा भी बदल रहा है। वाई, वाई तो बदल ही रहा है यार, वाई तो बेसिकली बदलेंगे तभी तो एलिमेंट ऊपर नीचे नाचेगा, रॉड बना के देगा। तो वाई भी बदल रहा है, थीटा भी बदल रहा है। इंटीग्रेट कर पाएंगे क्या? इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेट तभी कर पाते हैं जब तक वेरिएबल मैचिंग मैचिंग ना हो। समझे क्या बात को? क्लैरिटी है? तो यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वेरिएबल्स मैचिंग मैचिंग नहीं है। तो वेरिएबल्स को मैचिंग मैचिंग बनाए क्या, मतलब अपन चाह रहे हैं थीटा वाई के टर्म से पता चल जाए, वाई थीटा के टर्म से पता चल जाए, कुछ ऐसा हो जाए क्या? तो आइए उस चीज को करते हैं। उस चीज को कहाँ पे करें, इधर कर दूंगे, इधर नीचे नीचे कर देता हूँ, है ना। क्या बोल सकता हूँ यार मैं, देखना, y अपॉन r इस टेन थीटा का, टेन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, सही है क्या? दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? एक काम करते हैं, y को पहले दल ले आते हैं, r पे दल ले आते हैं। हाँ देखें यार, टेन थीटा बराबर y बाय r, या फिर y बराबर कितना हो गया, r टेन थीटा, है ना। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, ठीक है ना। क्या आएगा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, r तो कांस्टेंट है, दूरी तो कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। हम लोग बात करें r टेन थीटा का डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा को इधर ले जाए तो dy कितना आ गया, r सेक स्क्वायर थीटा डी, ठीक है क्या? तो अपने पास y की वैल्यू आ गई r टेन थीटा, dy की वैल्यू भी आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लैरिटी है? तो इस पूरी इक्वेशन को अपन या तो थीटा के टर्म्स में बना लें, या पूरी इक्वेशन को y के टर्म्स में बना ले। बताओ किसके टर्म्स में बनाए? थीटा के टर्म्स में ज्यादा फायदा लग रहा है यार, क्योंकि थीटा के टर्म्स में अपने को फिर लिमिट भी पता है ना, कि -θ2 से लेके θ1 कर देंगे, पूरी रॉड बन जाएगी। समझ पा रहे हैं? इसलिए हमने सोचा पूरी इक्वेशन को क्या कर ले, थीटा के टर्म्स में बना लें। तो आइए बनाए थीटा के टर्म्स में पूरी इक्वेशन को।
कैसे बनाएंगे यार? डाल दो यार, y की वैल्यू डाल दो इसके अंदर, के लेमडा कॉस थीटा वैसा का वैसा ही, dy की वैल्यू कितनी आई थी? डाल दे क्या, r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है क्या? नीचे देखें यार, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ये आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। सही है क्या? देखिए जरा कुछ अच्छी चीज दिखेगी यार, ये के लैम्डा तो कांस्टेंट है ना, तो के लैम्डा को तो बाहर खींच लेते हैं। ठीक है क्या? अच्छा देखें, नीचे जो आर स्क्वायर आएगा उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना? अच्छा आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है क्या? आर कांस्टेंट, आर क्या है, परपेंडिकुलर दूरी रॉड की, वो फिक्स है, क्वेश्चन ने दे रखी थी। क्लियर है क्या? तो उसको भी बाहर ले लेते हैं, आर स्क्वायर को भी बाहर ले लेते हैं, ऊपर ही आर है उसको भी बाहर ले लेते हैं। ठीक है क्या? एक आर से एक आर कैंसिल भी कर लेते हैं। ठीक है ना? नीचे क्या बच जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक कॉस छूट गया है, कॉस थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है क्या? क्लियर है? अब देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, क्या सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल ही हो जाएगा क्या, कितना बचेगा यार, बहुत इजी बन गया है। तो इतना डरावना सा इंटीग्रेशन देखें, के लैम्डा बाय आर जो कि कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन अंदर घुस गया, कॉस थीटा डी थीटा। क्या समझ पाए? क्लियर है? अब तो इजी इंटीग्रेशन बन गया है ना। अच्छा लिमिट से इसकी वैल्यूज होती हैं क्या, क्या हुआ बोल, मैं तो समझा नहीं। हाँ चल ठीक है, पहले बाहर ले लिया, अभी अगले स्टेप में बाहर ले लिया, पहले भूल गया था लेना। ठीक है, क्या दिक्कत, कांस्टेंट है, कांस्टेंट अंदर ले लो, कभी बाहर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें ना। देखिए जरा, कॉस थीटा डी थीटा हो गया है ना, लिमिट किसकी वैल्यू होगी ये बताए, डी के बाजू में जो क्वांटिटी होती है लिमिट्स, उसकी वैल्यूज होती है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे थीटा की वैल्यूज लिमिट्स में आई। सही है क्या? बताइए थीटा की लिमिट्स कहां से कहां तक डालूं जिससे पूरी रॉड बन जाए। थीटा की वैल्यू माइनस थीटा टू करता हूं तो अपने आप इस एलिमेंट की बात होने लग जाती है क्या, थीटा की वैल्यू जीरो करता हूँ इस एलिमेंट की बात होने लग जाती है, थीटा की वैल्यू थीटा वन करता हूँ इस एलिमेंट की बात होने लग जाती है। हमें ये एलिमेंट चाहिए, ये एलिमेंट चाहिए, बीच के सारे एलिमेंट के वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यानी इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर देंगे, माइनस थीटा टू से लेके थीटा वन तक, तो माइनस थीटा टू से लेके थीटा वन तक। आइए इंटीग्रेट करें यार, कितना इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। सही है क्या? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, माइनस थीटा टू से लेके थीटा वन। लिमिट डालें क्या? आइए लिमिट डालते हैं यार, अपर लिमिट डालेंगे पहले तो कितना आएगा, साइन थीटा वन, फिर लोअर लिमिट डालेंगे कितना आएगा, माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा टू। अच्छा साइन की एक हैबिट होती है माइनस साइन बाहर उगल देता है क्या, तो साइन माइनस साइन बाहर उगल देगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा क्या, क्या कर दूं इसी स्टेप में इस चीज को। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या बन गया अपने पास, फॉर्मूला बन गया ई एक्स का, के लेमडा बाय आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। देखा देखा लग रहा है क्या, पहले कभी देखा तो होगा ना, कॉपी करे जल्दी उसको। फिर ईवा भी निकालना है अभी तो, ईवा निकालेंगे आप लोग यार, क्या निकाल नहीं पाओगे, हंस कर रहे हो उसमें, निकाल लोगे ना, कुछ अंतर है क्या उसमें, क्या अंतर है, डायरेक्ट दिख जाएगा, क्या घूम फिर ये के लेमडा बाय आर साइन थीटा डी थीटा बचेगा आखिर। क्लियर है, बाकी सब तो सेम ही था ना, तो ये डायरेक्ट कर देते हैं इसको है ना। तो ई वाई कितना हो जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ के लेमडा बाय आर साइन थीटा डी थीटा, पूरा काम करने के बाद बस कॉस थीटा और साइन थीटा का ये बनता था, तो एक साइन थीटा डी थीटा बचेगा। क्लियर है क्या? तो बेसिकली लिमिट डाल देंगे इसकी, माइनस थीटा टू से लेके थीटा वन तक, के लैम्डा बाय आर कांस्टेंट है उसको तो बाहर ले लेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर ले लेते हैं ना, माइनस बाहर ले लेते हैं, कॉस थीटा, और लिमिट डाल देंगे कहां से कहां तक, माइनस थीटा टू से लेके थीटा वन तक। तो ई वाई कितना आएगा अपने पास, माइनस ऑफ के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा वन माइनस ऑफ कॉस माइनस थीटा टू। क्या कॉस माइनस साइन को बचा जाता है, तो माइनस साइन गायब हो जाएगा उसके अंदर से,
और इस माइनस साइन को अंदर दे देंगे तो ई वाई कितना आएगा अपने पास, के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक है क्या, क्लियर है? मतलब ये बस आपका माइंड डेवलप करने के लिए इसको करवाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन आ जाएगा और आपको उसमें ऐसा इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, ठीक है क्या? बट हाँ यार, डेफिनेटली कुछ सीखने को तो मिला है, और स्टेप्स अपन ने अच्छे से अप्लाई करे तो मेरे ख्याल से हो ही जाएगा, है ना? बोर्ड में पूछा आता है एकदम, उस लेवल का है ये। तो ऐसा ना सोचे कि बाउंसर पढ़ा दिया, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दिया, और फॉर्मूला तो बहुत यूज होता ही है। ये बीच के स्टेप्स लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ई वाई को ऐसा बनाने के लिए सेम चीज ही करनी है ना? यहाँ पे कर लीजिएगा आप लोग उसको। ये वाले स्टेप्स लिख लीजिए। मॉड्यूल कितने लोग कर गए हैं आज? कितने लोग का अभी कुछ भी नहीं हुआ मॉड्यूल का? कर दिया क्या? कहाँ तक कर लिया अभी? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पूरा कर लिया? एक क्वेश्चन छूट गया होगा उसमें, एक रिंग वाला। हाँ वो भी देख लें, बिल्कुल देखेंगे वो भी। याद ही करना है अपने को, समझ में तो आया ना? लॉजिकली समझ में आया कि हर स्टेप के पीछे एक लॉजिक था, और वो लॉजिक अपन बहुत पहले से तैयार करते आ रहे हैं। नहीं तो इसको छोड़ मत देना कि कभी हम देख नहीं रहे। ये काम नहीं आएगा क्वेश्चन में, डेफिनेटली नहीं आएगा, बट उसको रोज देखना है अपने। इससे मिलते जुलते अपने को और भी आगे डेरिवेशन मिलेगी। ऐसे एक डेरिवेशन ऑब्वियसली मैग्नेटिज्म में मिलेगा ही अपने, ठीक है ना? हो गया सबका? दोनों को ऐड कर दें, दोनों को वेक्टरली ऐड करें। दो परपेंडिकुलर वेक्टर को कैसे ऐड करेगा, ई वाई स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर पूरे का अंडर, तो नेट आएगी। नेट निकल जाती है 2 के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2। याद है क्या? अभी देखेंगे, अभी रटने के टाइम लिखेंगे बस। हो गया सबका?
मैं इतना डायग्राम पोर्शन रब कर दूं क्या? तो रटने वाली चीजें अपन लिख लेते हैं ना। जैस्मिन, यास्मिन कौन है? आगे देखिए, फाइनली याद क्या रखना है अपने को? एक रॉड है जिसकी लेंथ अब फाइनाइट हो गई है ना, इससे परपेंडिकुलर दूरी r पे एक पॉइंट P पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना। ये जो P पॉइंट है, इससे जब हम रॉड का टॉप एंड देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? θ1। जब बॉटम एंड देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है θ2। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो दो कंपोनेंट में होती है यार। एक तो होती है परपेंडिकुलर टू रॉड और एक होती है पैरेलल टू रॉड। ठीक है क्या? तो उसको ऐसा ही याद रखते हैं अपन लोग, है ना। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि परपेंडिकुलर टू रॉड होगी, उसको ई परपेंडिकुलर बोल देते हैं। जो ई एक्स बोला है ना जिसको, उसको ऐसा लिख लेते हैं ई परपेंडिकुलर, ताकि याद रहे रॉड के परपेंडिकुलर होता है। दूसरा कंपोनेंट होगा ई पैरेलल, है ना। ई परपेंडिकुलर कितना है अपने पास? के लैम्डा बाय आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है क्या? और ई पैरेलल कितना है अपने पास? के लैम्डा बाय आर कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है क्या? हम बात करें इन दोनों का, जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा बीच में कहीं पे आएगा, एकदम 45 डिग्री पे होगा दोनों से। नहीं यार, 45 डिग्री तब होता है दोनों वेक्टर बराबर होता है, दोनों बराबर नहीं है तो किसी एंगल पे आएगा। ठीक है क्या? बट हाँ, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी उसको हम लिख सकते हैं बेसिकली, इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करके अंडर रूट ले लेंगे, है ना। अब इतना स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट लेना है यार, उसको कुछ मतलब कैलकुलेशन ही है, तो डायरेक्ट आंसर हटवा रहा हूँ, कितना हो जाएगा वो? 2k लैम्डा बाय आर साइन θ1 प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? रॉड के ऊपर चार्ज डेंसिटी दे रखी है अपने को लैम्डा, और यूनिफॉर्मली चार्ज। अगली रो भी मिटा दूं क्या? तीन फॉर्मूले अपने को अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, जो आर होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम रॉड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द आर। क्लियर है क्या? याद रखिएगा, इसमें आर क्या है? आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम रॉड। ठीक है क्या? θ1 एंड θ2 की बात करें तो क्या है यार? पहली चीज तो θ1 एंड θ2 आर मेजर्ड फ्रॉम आर। इस आर से θ1 θ2 को मेजर किया है और अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया है, को ऊपर तो दूसरे को नीचे। क्लियर है क्या? तो θ1 एंड θ2 आर measured measured from R in opposite direction, in opposite direction। ठीक है, उसमें भी याद रखेंगे कि θ2 हम लोगों ने डेरिवेशन में क्या छोटा एंगल लिया है, θ1 बड़ा एंगल लिया है क्या? तो हम लोग बात करें, ध्यान रखिएगा, θ2 को क्या लेंगे हम लोग? θ2 इज स्मॉलर देन θ1। सही है क्या? और अगर इस तरीके से हम θ1 θ2 को लें, r को लें, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसका एक कंपोनेंट हमेशा किसके अलोंग होता है?
थीटा 2 के टुवर्ड्स, क्लियर है क्या? छोटे वाले एंगल के टुवर्ड्स, क्लियर है? अगर बात करें एक कंपोनेंट कैसा होता है, अवे फ्रॉम रॉड, क्लियर है क्या? इस तरीके से होता है ना, ध्यान रखिएगा। देन E parallel will be towards theta 2 and E perpendicular will be away from rod। इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, लैम्डा को क्या करेंगे अपन, साइन के साथ डायरेक्ट करेंगे, सही है क्या? तो एकदम बकायदा डायरेक्शन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिला करेगी, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अपने को डायग्राम याद होना चाहिए, डायग्राम में ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर किधर माना है याद होना चाहिए, उसकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, साथ में पता होना चाहिए थीटा 1 थीटा 2 का अपोजिट डायरेक्शन आता है, ठीक है? थीटा 2 छोटा वाला एंगल है, थीटा 1 बड़ा वाला एंगल है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, और लैम्डा इज टू बी पुट विद साइन। इतने सारे पॉइंट्स के साथ ये फॉर्मूला अपने को अच्छे से याद होना चाहिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स तभी समझ में आते हैं जब अपन डेरिवेशन देख चुके हैं, ठीक है क्या? अदरवाइज ये पॉइंट्स समझ नहीं आते, ऐसा ये सब क्यों मान रहे हैं, ठीक है क्या? बट मेरे ख्याल से अब ये पॉइंट्स सारे के सारे याद रहेंगे। थीटा 1 थीटा 2 अपोजिट डायरेक्शन आता है अपन लोगों ने, सही है क्या? हम लोग बात करें लैम्डा को साइन के साथ डालेंगे, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, थीटा 1 थीटा 2 को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मेजर करेंगे, छोटे वाले एंगल को थीटा 2 बोलेंगे, बड़े वाले एंगल को थीटा 1 बोलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? अगर ये सब करेंगे तो ई पैरेलल अलोंग द थीटा 2 आता है और ई परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम रॉड आता है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? इस तरीके से पूरे फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है। आइए क्वेश्चन करें, सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा लेते हैं। एक रॉड है, लेंथ रहने दो इसकी, हाँ चलो लेंथ ले लो, लेंथ ले लेते हैं इसकी 2 मीटर और लैम्डा ले लेते हैं हम लोग 4 नैनो कूलम पर मीटर, ठीक है? ये एंगल ले लीजिएगा 37 डिग्री, ये ले लीजिएगा 53 डिग्री, ठीक है? और आर की वैल्यू ले लीजिएगा आप लोग 2। हाँ, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वेक्टर फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म समझते हैं, आई कैप और जे कैप लगा के, ठीक है? पॉइंट्स को सही से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सही आंसर आएगा। थीटा 1 किसको मानेंगे? थीटा 1 किसको मानेंगे? 53। थीटा 2 किसको मानेंगे? 37। आर कितना है? 2 मीटर्स, ठीक है क्या? निकाले आप जल्दी आंसर, हो सकता है तो पता होना चाहिए। ई पैरेलल किधर आएगा, ऊपर नीचे? ई पैरेलल ऊपर नीचे? ऊपर नीचे। ई पैरेलल इज टुवर्ड्स थीटा 2, तो ऊपर की तरफ मानेंगे। ई परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम रॉड, अवे फ्रॉम रॉड। करें जल्दी से, वेक्टर फॉर्म में अच्छा सा आंसर है। लैम्डा की देखो 4 नैनो कूलम पर मीटर, वो एनसी लिख देगा, वो समझना पड़ेगा नैनो बोल रहा है।
वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या मानेंगे यार अपन लोग इसमें, मतलब ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल निकालना ही पड़ेगा ना, नेट निकाल के काम नहीं बनेगा, है ना। 11th पोर्शन कहाँ तक हो गया अभी, एनएलएम चालू हुआ, हो गया। रॉकेट प्रॉब्लम्स हो गई, मतलब खत्म होने गए, फ्रिक्शन बाकी है। अच्छा रॉकेट प्रॉब्लम सर ने स्टार्ट में करवा दी, हो गया है पूरा। क्या कर रहे हो यार, थीटा वन थीटा टू बता दिया यार, बता दिया, फॉर्मूला डालो आंसर निकालो। वेक्टर ना बता पाओ, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल तो बताओ। देखें यार, थीटा वन कितना हो जाएगा जल्दी बताएं, दोनों में से बड़े वाले एंगल को थीटा वन लेंगे तो 53 को क्या ले लेंगे, थीटा वन। थीटा टू किसको लेंगे, 37 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। आर कितना हो गया 2, लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 4 नैनो कूलम पर मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या करेंगे अब इसके अंदर यार, हाँ वो सब तो साथ में फॉर्मूला में डालते हैं, हम कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले ई परपेंडिकुलर निकाल लें। आइए ई परपेंडिकुलर निकालते हैं। ई परपेंडिकुलर होगा कैसा, अवे फ्रॉम रॉड, ऐसे ही होगा ना। तो आइए ई परपेंडिकुलर निकालते हैं, कितना आएगा वो आ जाएगा के लेमडा बाय आर इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, तो साइन 53 प्लस साइन 37। कोई दिक्कत तो नहीं। साइन 53 कितना हो जाएगा अपने पास 4/5, और साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5। सभी को समझ में आया यहाँ तक। के की वैल्यू कितनी हो जाती है 9 इंटू 10 की पावर 9, लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 10 की पावर -9, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मीटर्स। यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 7/5। क्या सभी को समझ में आया। 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कैंसिल हो जाएगा, है ना। नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, ठीक है क्या। ऊपर कितना हो जाएगा 9 इंटू 7 63, 63 इंटू 4 कितना हो जाएगा 252, है ना। तो 252/10 आ रहा है, यानी 25.2, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। चेक करना कैलकुलेशन सही है ना। 63 इंटू 4 किया अपन ने, तो 3 4 12 हो गया, और 240 प्लस 12 यानी 252 ही होगा, ठीक है क्या। सही है मेरे ख्याल से, देखें चेक करें, क्लियर है। तो इसमें पता नहीं इतनी देर क्यों लग रही थी तुम लोगों को। अब देखें ई पैरेलल निकालते हैं। ई पैरेलल किधर होगा, छोटे वाले एंगल के टुवर्ड्स, थीटा टू के टुवर्ड्स। तो ये ई पैरेलल ऐसा ऊपर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। आइए लैम्डा वगैरह को साइन के साथ डालें, थीटा वन थीटा टू को सही सही डालेंगे तो अपने आप साइन के साथ आंसर आता है ना। तो डालते हैं इधर। आइए देखें ई पैरेलल भी निकालेंगे। ई पैरेलल कितना हो जाएगा अपने पास, ई पैरेलल विल बी के लैम्डा बाय आर cos थीटा टू माइनस cos